क्या बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स। देखिए मान लीजिए ये आपका एक पृष्ठ है, एक सतह है, ठीक है ना, और ये आपका एक छोटा सा सतह है जिसको हमने ले लिया डीएस सरफेस। देखिए जैसे कि एक बोर्ड है, इतना बड़ा बोर्ड है, इस बोर्ड का संपूर्ण सरफेस, संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल है ना, उसका क्षेत्रफल मान लीजिए एस है। लेकिन एक छोटा सा क्षेत्रफल, देखिए एक छोटा सा हिस्सा हमने बोर्ड का बनाया है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लीजिए कि डीएस रखा है। क्या रखा है? डीएस। बात समझ में आया? अब इस सरफेस के लंबवत हमने क्या किया? एक रेखा खींचा है। इस पृष्ठ के लंबवत हमने क्या किया है? एक रेखा खींचा। और इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ के भीतर मान लीजिए, है ना, इस पृष्ठ के भीतर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। कितना आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। तो बताइए इस पृष्ठ से बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही होगी ना। तो मान लीजिए कि इस पृष्ठ से निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो है ये, और इसकी जो तीव्रता है वो है ई वेक्टर। क्या है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ई वेक्टर है। बात समझ में आया? तो और मान लीजिए कि ये जो लंब रेखा खंड खींचा गया, ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका लंब है जो कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो विद्युतीय फ्लक्स जो होता है, विद्युतीय फ्लक्स फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता गुना, है ना, ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल मतलब ds, और फिर होता है ई ds, फिर होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। ये हो गया आपका विद्युतीय फ्लक्स का मान। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई ds cos थीटा। बात समझ में आया? चलिए, तो हमने आपको क्या कहा? हमने कहा किसी पृष्ठ है, कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, तो लंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या है ना, वो मान लीजिए वो ये थीटा है, तो थीटा के पास वाला होता है cos, तो ये आपका हो गया ई cos थीटा, और ये आपका हो गया ई sin थीटा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि cos और sin क्या है, आप कहिएगा कि यहाँ पर cos थीटा ही क्यों लिखे हैं? cos थीटा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका परिभाषा करता है कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक सरफेस है, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि हमने आपको, ये एक सरफेस है, और इस सरफेस के लंब में हमने क्या कर दिया है कि मार्कर को रख दिया, लंब मार्कर को रख दिया है। तो ये जो है इस तरह से लंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका मान लीजिए कि लंब हो गया, सतह पर लंब हो गया, और यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने इस तरह से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को इधर से गुजारा है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और ये लंब, इसके बीच का कोण कितना हो गया? थीटा हो गया। और परिभाषा चूंकि करता है, क्या कहता है कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या और ये आपका विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके बीच का बना कोण थीटा। अगर हम इस वेक्टर का सदिश वियोजन करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर, इसका सदिश वियोजन करेंगे तो दो तरह से कर सकते हैं, एक क्षैतिज घटक के रूप में और एक ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में, ठीक है ना। और मान लीजिए ये कोण अगर थीटा है तो थीटा के पास वाला cos होता है, और ये मान लीजिए परिणामी r है तो परिणामी r के साथ थीटा के पास वाला cos, ये हो गया आपका r cos थीटा, और ये दूर वाला हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका r sin थीटा हो गया। बात समझ में आया? तो उसी प्रकार तो थीटा के पास वाला लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखा ये है, तो ये हो गया आपका ई cos थीटा, और ये आपका हो गया, ये सतह के समांतर गुजर रहा है ये रेखा, तो ये हो गया आपका ई sin थीटा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स में हम कहते हैं, इसके परिभाषा में क्या कहते हैं कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसलिए विद्युतीय फ्लक्स का मान निकल गया, ई × ds cos थीटा हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पर ये क्या? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, और ds क्या है? क्षेत्रफल, है ना, मतलब क्षेत्रफल है, और ये और लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है? cos थीटा। इसलिए हमने क्या लिख दिया? cos थीटा लिख दिया, ई cos थीटा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है घन कोण या ठोस कोण। अब हम बात करेंगे घन कोण या ठोस कोण के बारे में। चलिए, आप लोग तरबूज खाए हैं, ये आपका एक तरबूज है बड़ा सा, ठीक है ना। तो इस तरबूज को आप मान लीजिए कि तरबूज वगैरह अगर आप खरीदने जाइएगा तो पूछिएगा कि हे भैया जी तरबूज कैसे रुपया, तो उससे मोल भाव कीजिएगा, वो कहेगा, बताएगा 50 रुपया किलो है। तो आपके मन में आएगा कि चलो मीठा है कि नहीं। तो तरबूज वाला क्या करता है, आपको इस तरह से काट करके, है ना, एक छोटा सा फांक, एक छोटा सा हिस्सा निकाल करके दे देता है, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे?
इस तरह से ये काट करके निकाल करके आपको ये दे देता है। ये वाला हिस्सा मान लीजिए आपको निकाल करके दे दिया, ठीक है ना। और ये आपका हो गया तरबूज का रंगीन हिस्सा और ये आपका हो गया तरबूज का छिलका। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर बात समझिएगा, देखिए एक होता है, हम लोग को पढ़ा रहे हैं घन कोण, घन कोण या फिर ठोस कोण, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है ना। और एक होता है समतल में कोण, समतल कोण जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, समतल कोण किसको कहते हैं? तो दो किरणों के बीच के परस्पर झुकाव को कोण कहते हैं। और ये कोण होता है थीटा, जिसको हम कहते हैं समतल कोण। दो किरण, एक किरण ये है, एक किरण ये है, और दोनों किरण के बीच का जो परस्पर झुकाव है उसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, जो कि समतल कोण कहलाता है, ठीक है ना। और एक होता है ठोस कोण या घन कोण। तो ठोस का मतलब हो गया कोई गोला है और उस गोला का जो कोण होगा उसको हम क्या कहेंगे, है ना, उसको हम ठोस कोण कहेंगे या फिर घन कोण कहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए ये आप देख रहे हो, ये आप उंगली देख रहे हो, ये आपका एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ये 3D में हो गया। और यहाँ पर जो एंगल अंदर में जो बनेगा वही एंगल क्या कहलाएगा? आपका ठोस कोण कहलाएगा। बात समझ में आया? तो समझो, ये आपका हो गया ठोस कोण, और ठोस कोण को कहते हैं ओमेगा से। तो मान लीजिए ये छोटा सा कोण बना है, तो इसको हम कहेंगे डी ओमेगा। क्या कहेंगे? डी ओमेगा। और इस गोला का त्रिज्या मान लीजिए आर है, तो ये भी क्या होगा? आर। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो क्या होगी? आर। और इस बिंदु पर मान लीजिए एक पी बिंदु है ना। सपोज कर लीजिए इसके ओ बिंदु पर, इसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू कूलम का आवेश रखा गया है, तो इससे बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। मान लीजिए बिंदु P से, मतलब ये आपका जो छोटा सा क्षेत्र है, ये छोटा सा क्षेत्र का क्षेत्रफल ds है, और इस बिंदु P पर निकलने वाली विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है E। और ये जो आपका देख रहे हैं, ये आपका जो ठोस कोण या घन कोण का जो अक्ष है उसके साथ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो कोण बना रही है वो क्या बना रही है? थीटा बना रही है। क्या कोण बना रही है? थीटा बना रही है, ठीक है। बात समझ में आई? हमने कहा एक गोला है, एक गोला के केंद्र पर ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर प्लस क्यू कूलम आवेश रखा हुआ मान लिया गया है, ठीक है ना, समझे। और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। तो प्लस, चूंकि ये गोला है और गोला पर प्लस क्यू कूलम का आवेश, आप जानते हैं किसी पृष्ठ के भीतर अगर प्लस आवेश रखा गया तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। तो बाहर निकलने वाली जो क्षेत्र रेखा, मान लीजिए इतना सा क्षेत्र से जो गुजरने वाली क्षेत्र रेखा है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, जो कि इसके अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। कोई दिक्कत? तब जा करके, है ना, तब जा करके जो घन कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी ओमेगा बराबर डी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर क्या होता है? डी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये होता है छोटे से क्षेत्रफल ds के, छोटे से क्षेत्रफल ds के लिए। ये ds क्षेत्र के लिए हो गया, ds क्षेत्र के लिए हो गया छोटा सा कोण डी ओमेगा बराबर डी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, मतलब इस पूरे पृष्ठ के लिए अगर हम घन कोण की बात करें, तो इस पूरे पृष्ठ के लिए घन कोण क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो ओमेगा हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो ओमेगा है वो ठोस कोण है, वो ठोस कोण क्या हो जाएगा? ओमेगा। मतलब इतना सा जो डी ओमेगा उसको जोड़ते जाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा, इतना जोड़े, फिर इतना जोड़े, फिर इतना जोड़े, फिर इतना जोड़े, फिर इतना जोड़े, तो ये आपका ये पूरा एंगल बन जाएगा, पूरा एंगल बन जाएगा। और ये जो पूरा एंगल बनेगा वो क्या है? ओमेगा। तो ओमेगा का मतलब क्या हो गया, है ना, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है योग, मतलब डी ओमेगा को जोड़ते जाओ हमको पूरे ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए इंटीग्रेशन, डी ओमेगा का मान क्या हो गया बताइए? डी कॉस थीटा बटे कितना हो गया? आर स्क्वायर, है ना। डी कॉस थीटा बटे क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई। वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकली वैल्यू इसका जो निकाला, ओमेगा का मान वो कितना निकाला? 4 पाई निकाला। तो याद रखिएगा ओमेगा का मान 4 पाई होता है। संपूर्ण घन कोण के लिए ओमेगा का मान 4 पाई होता है, और आंशिक क्षेत्र के लिए, अल्पांश क्षेत्र, इतना सा क्षेत्र के लिए, ds क्षेत्र के लिए, है ना, ठोस कोण या घन कोण का मान होता है वो डी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। ये 11th का टॉपिक है, समझ में आया? चलिए अब इसका यूज होने वाला है, किसमें यूज होने वाला है? गॉस प्रमेय में। क्या टॉपिक है? गॉस का प्रमेय। देखिए सबसे पहले आप गॉस प्रमेय ये जान लीजिए कि गॉस प्रमेय जो है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। गॉस प्रमेय किसके लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है ना। और गॉस प्रमेय है क्या? सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक बंद पृष्ठ है, ये आपका क्या है? एक बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ क्या है? आपका S है, और S बंद पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O है जिस पर क्या है? प्लस क्यू कूलम का आवेश है, ठीक है।
तो गॉस प्रमेय है क्या? गॉस प्रमेय होता है फाई ई बराबर मतलब कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर क्यू बटे इग्जा जीरो, क्यू बटे इग्जा जीरो। अब ये क्या कह रहा है? इग्जा जीरो क्या है? वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। अब ये गॉस प्रमेय क्या करता है, ध्यान सुनिएगा। गॉस प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, है ना, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स व उस पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का, व उस पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/1/0 गुना होता है। इसको हम लिख सकते हैं क्यू गुना 1/1/0। तो क्या कहें हम, बताइए। किसी बंद पृष्ठ पर वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ पर लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/1/0 गुना होता है। उस पृष्ठ के आवेश का 1/1/0 गुना होता है। बात समझ में आया? चलिए ठीक है। अब हम इस बात को सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन आता है गॉस प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें कि ये चीजें नहीं पूछा जाता है। गॉस प्रमेय से रिलेटिव, है ना, क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा गॉस प्रमेय को लिखे और सिद्ध करें, या तो फिर गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन आ जाएगा, अनुप्रयोग आ जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए। तो ये मान लीजिए कि एक पृष्ठ है एस पृष्ठ के भीतर एक बिंदु है O, इस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश है। इस पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए कितना है R। इस पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्र, इतना बड़ा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हमने मान लिया ds। उस क्षेत्र को हमने क्या मान लिया? ds। एक छोटा सा क्षेत्र ds है, समझिए। अच्छा, इस पृष्ठ के घन कोण है d ओमेगा। इस पृष्ठ का घन कोण क्या है? d ओमेगा है, समझ रहे हैं ना। इस ds पृष्ठ के लिए जो घन कोण है वो d ओमेगा है। अब चूंकि आप जानते हैं कि किसी पृष्ठ से बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, निकल रही है, तो इस छोटा सा क्षेत्र से निकलने वाली जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसकी तीव्रता मान लीजिए, है ना, ये तो इसका हो गया घन कोण का अक्ष, उसकी तीव्रता मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E है, और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इसके साथ जो अक्ष है उसके साथ जो कोण बना रहा है वो कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। चलिए, ये इसका फिगर है। अब हमको गॉस प्रमेय को सिद्ध करना है, मतलब फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। कैसे सिद्ध करेंगे समझिए। सबसे पहले तो ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए। ये फिगर समझ में आ गया हो तो हम बात आगे करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युतीय फ्लक्स का मान निकालेंगे, और विद्युतीय फ्लक्स का जो मान निकालेंगे वो अल्पांश क्षेत्र के लिए निकालेंगे। जब अल्पांश क्षेत्र के लिए विद्युतीय फ्लक्स निकल जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। तो मान लीजिए ds क्षेत्र से गुजरने वाली क्षेत्र रेखा की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश क्षेत्र ds के लिए गुजर रहा है तो विद्युतीय फ्लक्स भी अल्पांश होगा, मतलब हम लिखेंगे d फाई E इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? E इंटू ds। तो अल्पांश क्षेत्र ds और ये हो गया आपका cos थीटा। E ds क्या हो गया? cos थीटा हो गया। चलिए समझिए बात। E ds क्या हो गया? cos थीटा हो गया। अच्छा, अब जानते हैं एक चीज, आप जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है, तो इस बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? ds अल्पांश क्षेत्र के बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होता है 1/4π0 इंटू क्यू बटे r²। r तो दूरी है, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है? r है, तो दूरी तो मेरा r² हो गया, और आवेश क्या है? q है, तो q हो गया। तो ये आपका हो गया E बराबर 1/4π0 इंटू क्यू बटे r²। अब देखिए, इसलिए समीकरण 1 आपका क्या, देखो d फाई E बराबर, E के जगह पर E का वैल्यू रख दो, 1/4π0 इंटू क्यू बटे r² इंटू ds cos थीटा हो गया। कोई दिक्कत? अब हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? ds cos थीटा बटे r² इक्वल टू होता है d ओमेगा। तो d फाई E बराबर हो गया, है ना, देखिए ds cos थीटा हो गया और बटे r²।
इसके नीचे कुछ एक है, आर स्क्वायर बना 1 आर स्क्वायर, तो डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/4π/0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। यहाँ तक समझ में आया? हमने आपको पढ़ाया था घन कोण, छोटे से क्षेत्र के लिए जो घन कोण है वो क्या है डी ओमेगा है। ठीक है, चलिए तो ये आपका डीएस क्षेत्र के लिए विद्युतीय फ्लक्स का मान निकल गया 1/4π/0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए विद्युतीय फ्लक्स का मान निकालते हैं कि ये जो संपूर्ण पृष्ठ एस है इसके लिए इससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रहे हैं, अर्थात इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा वो निकालते हैं। तो अब संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए विद्युत फ्लक्स को हम लिखेंगे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम विद्युतीय फ्लक्स की गणना कर रहे हैं, तो फाई ई बराबर हो जाएगा है ना डी फाई इंटीग्रेशन डी फाई, मतलब अल्पांश क्षेत्र के लिए जो विद्युतीय फ्लक्स है उसका हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, अर्थात उसका योग कर देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युतीय फ्लक्स का मान निकल जाएगा। चलो तो फाई इज इक्वल टू डी फाई इंटीग्रेशन डी फाई का वैल्यू कितना है बताइए 1/4π/0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा हो गया। अब देखो बच्चा ध्यान से समझो 1/4π/0 और क्यों क्या है नियतांक है, क्योंकि देखिए मान लीजिए इसमें अगर इस पृष्ठ पर अगर 10 कूलम आवेश रखा गया है तो वो तो नियत है, क्यों तो नियत हो गया आपका, और 1/4π/0 इसका मान होता है 9 × 10⁻9, ये भी नियतांक है, तो नियतांक का इंटीग्रेशन नहीं होता तो उसको हम बाहर कर देंगे, क्यों बटे 4π/0 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया आपका डी ओमेगा, तो क्यों बटे 4π/0 इंटू इंटीग्रेशन डी ओमेगा को ओमेगा लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी ओमेगा को हम क्या लिखेंगे ओमेगा। आप पढ़े हो इंटीग्रेशन डी एक्स है तो आप क्या लिखोगे एक्स लिखोगे, इंटीग्रेशन डी एम है तो एम होता है, इंटीग्रेशन एक्स टी है तो इंटीग्रेशन डी टी है तो क्या होगा डी टी होगा, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। तो फाई ई बराबर हो गया क्या हो जाएगा ओमेगा क्यू बटे 4π/0 और ओमेगा बराबर होता है 4π घन कोण की मदद से, तो ओमेगा की जगह 4π लिखेंगे क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 4π। ठीक है ना। चलिए ये 4π कैंसिल हो गया, तो फाई ई बराबर निकल गया क्यों बटे ∗0, तो ये आपका निकल गया विद्युतीय फ्लक्स का मान जो कि प्रूव्ड हो गया। तो आपको समझ में आया, गॉस प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें, तो इतना आसान है ये। सबसे पहले क्या करेंगे है ना, अल्पांश क्षेत्र डीएस से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या निकालेंगे, मतलब अल्पांश से डीएस से होकर गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, अर्थात अल्पांश विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा है ना। फाई ई के जगह पर डी लिखा दिए, तो डिफरेंशिएट पार्ट का मतलब छोटा सा पार्ट होता है, उसके लिए विद्युतीय फ्लक्स निकल गया, ई डीएस cos थीटा समीकरण 1 बना करके छोड़ दिए। अब इस बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें, E बराबर 1/4π/0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, क्यों दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है r है, तो दूरी r ही रहा, और आवेश क्या है क्यों है तो क्यों ही रहा। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरा ये है डी फाई बराबर डी फाई, और ई का मान हम जो है यहाँ से पुट कर दिए, मान रख दिए, और डी एस cos थीटा और बटे क्या हो गया आर स्क्वायर, तो डी एस cos थीटा बटे आर स्क्वायर का मान होता है डी ओमेगा, तो डी ओमेगा हो गया है ना। अब संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए हम विद्युतीय फ्लक्स निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए विद्युतीय फ्लक्स हो गया फाई, और हम क्या कर दिए डी फाई का इंटीग्रेशन कर दिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युतीय फ्लक्स हो गया। अब डी फाई का मान रख दिए हम, उसके बाद 1/4π/0 इंटू क्यू नियतांक है, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, इंटीग्रेशन डी ओमेगा का ओमेगा हो गया, ओमेगा का मान 4π होता है घन कोण या ठोस कोण के लिए, तो 4π कैंसिल, क्यू बटे ε0, ये हो गया आपका प्रूफ्ड है।